दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले की सीएजी जांच करेगी। सरकारी बंगले के रेनोवेशन को लेकर ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली के उप राज्यपाल ने गृह मंत्रालय से इसकी सिफारिश की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर मुहर लगा दी। केजरीवाल के बंगले के कैट ऑडिट पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी ने विरोधियों को दबाने के लिए केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर से ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी से बागडोगरा जा रही थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की सालुगाड़ा में आर्मी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान ममता बनर्जी की पीठ और घुटने में चोट आई, जिसके बाद ममता एसएसकेएम अस्पताल इलाज के लिए पहुंची। ममता की चोट पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि हर बार चुनाव से पहले क्यों चोटिल होती है सीएम। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का दौर जारी है। कूच बिहार के दिनहाटा में सीएम ममता बनर्जी की रैली के एक दिन बाद हिंसा फैल गई। टीएमसी के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान एक टीएमसी कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत भी हो गई। कई कार्यकर्ता जख्मी हुए। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। लगातार हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट से राज्य सरकार को फटकार लग चुकी है। मुंबई में बीएमसी अफसर की पिटाई का मामला गर्मा गया है। अफसर की पिटाई के खिलाफ बीएमसी कर्मचारी संगठन ने आज जमकर प्रदर्शन किया। उद्धव गुट के शिवसैनिकों ने बीएमसी अफसर से मारपीट की। आरोप है कि उद्धव गुट के नेता अनिल परब की मौजूदगी में बीएमसी के कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। वहीं संजय राउत ने मारपीट को जायज ठहराते हुए कहा कि 40 साल पुराने दफ्तर तोड़ने पर लोगों का गुस्सा फूटा। इस बीच अनिल परब और उद्धव गुट के नेताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उद्धव गुट के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। मणिपुर में हिंसा फैलाने के लिए म्यांमार से आने वाले हथियारों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 3 गाड़ियों में भरकर कुकी उग्रवादियों के लिए हथियार लाए गए। वहीं शांति बहाली के लिए सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। इसी मुस्तैदी के तहत मणिपुर में तस्करी करके लाए गए हथियार जब्त किए गए। असम राइफल्स के जवानों ने कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। राज्य में हालात सामान्य बनाने के लिए राज्यपाल ने रक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। इस बीच मणिपुर के सीएम ने उन लोगों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है जो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। बकरीद पर बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इस बार 28 जून को ही राज्य कर्मियों को वेतन और पेंशन का भुगतान करने का ऐलान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने 25 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा और अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमावली में भी नीतीश सरकार ने संशोधन किया है। आज हमारे देश में सिर्फ 2 बातों की चर्चा हो रही है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की चर्चा, और दूसरा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की चर्चा। अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण दिया, और ये भाषण बहुत ही आक्रामक था, बहुत ही दमदार था। भोपाल में बीजेपी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम जिसका नाम था मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब दिए। और यह कार्यक्रम जो है असल में चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और यह कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटे तक चला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बहुत बड़े शब्द बाण चलाए हैं। इनमें जिस शब्द की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा शब्द है गारंटी, और तीसरा शब्द है परिवारवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2014 में जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने सीधे तौर पर कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ऐसा नहीं बोला कुछ जैसा कि आज कहा। इसलिए आज शायद पहली बार उन्होंने एक देश एक कानून के मुद्दे पर खुलकर बात कही है, और कहा है कि देश के मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश हो रही है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से भेदभाव को मिटाने के लिए है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों में 3 तलाक समाप्त हो सकता है, तब हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, आप पहले ये सुनिए।
भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलना, मुसलमानों के बारे में बोलना, जो अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, इसे आप प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम आउटरीच कह सकते हैं। यानी वो मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को ये आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अलग अलग मुद्दों पर भड़काया जा रहा है। और अभी हाल ही में जब वो अमेरिका से लौट कर आए हैं, तो अमेरिका में भी उन्होंने ये देख लिया कि पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम विरोधी हैं और वो मुसलमानों के हितों की बात नहीं करते। लेकिन आज अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सबसे पहले उसी मुद्दे पर देश के मुसलमानों को एड्रेस करने की कोशिश की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सभी धर्म, सभी पंथ और सभी जाति के लोगों के लिए एक समान कानून। भारत में अभी क्रिमिनल लॉ तो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान है, लेकिन सिविल लॉ के मामले में स्थिति आज भी काफी अलग है। जैसे शादी, तलाक, संपत्ति, बच्चों को गोद लेने के मामले सिविल लॉ के दायरे में आते हैं। अगर भारत में इस तरह के सिविल मामलों के निपटारे के लिए कोई एक कानून होता तो शायद इस पर कोई विवाद होता ही नहीं। लेकिन भारत में अभी स्थिति बहुत अलग है। भारत में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग तो एक समान कानून के दायरे में आते हैं। इन सब के लिए एक कानून है। लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोगों के पास अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, यानी उन पर अलग कानून लागू होते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से कोई भी मुसलमान पुरुष बिना तलाक लिए 4 शादियां कर सकता है। लेकिन हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग तलाक लिए बिना दूसरी शादी अगर करते हैं तो यह कानूनन अपराध माना जाता है और 10 साल की सजा इसमें हो सकती है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉज में लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल है और कॉमन लॉज में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। जिसकी वजह से भारत का संविधान ऐसे तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन भारत के कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत में जब भी इस बात पर बात होती है तो इसका विरोध होता है। और आज जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भाषण दिया, तभी असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर एक नई बहस छेड़ दी। ओवैसी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या सरकार इनकम टैक्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रावधान को भी समाप्त करेगी, जिससे देश को हर साल 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल आज पूछ लिया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है हिंदू अविभाजित परिवार, यानी जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, ये प्रावधान उनके लिए होता है।
इसके तहत जो लोग अभी परिवारों में इंडिविजुअल टैक्स भरते हैं, यानी अपनी इनकम पर सरकार के हिसाब से उसे टैक्स चुकाते हैं, वो अपनी जॉइंट फैमिली का एक अकाउंट बनाकर सरकार से इनकम टैक्स पर छूट ले सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 30 लाख रुपए है और उसे अपने किसी दूसरे मकान या फ्लैट के रेंट से 4 लाख रुपए हर साल मिलते हैं, तो वो अगर इंडिविजुअल टैक्स भरेगा तो इस किराए की राशि को भी उसकी इंडिविजुअल यानी निजी इनकम में गिना जाएगा, जिस पर उसे सरकार के बताए टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जॉइंट फैमिली का एक अकाउंट बनाता है तो रेंट से होने वाली इस इनकम को वो अपनी इंडिविजुअल इनकम से अलग करके जॉइंट फैमिली की इनकम दिखा पाएगा, और अगर ऐसी इनकम सालाना 5 लाख रुपए या उससे कम होती है तो इस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट की वजह से कोई टैक्स अभी नहीं लगता है। एक और बात, इनकम टैक्स से जुड़े इस कानून को नागरिकों के सिविल अधिकारों में तो गिना जाएगा, लेकिन वैसे ये आर्थिक मामलों से जुड़ा प्रावधान है, और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में किसान इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, जबकि बाकी वर्ग के लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। समानता यहां भी नहीं है, लेकिन इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ नहीं गिना जा सकता। इसलिए हमें लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में यह थोड़ा गलत मुद्दा उठाया है। तो आप ये बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को क्यों दिए जा रहे हैं, और 2015 एंड 16 का इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन मिला आप हिंदू कम्युनिटी को वो 3064 करोड़ था। तो क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान का? भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे, और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो पश्चिमी देशों के नेता हैं, अभी वो भारत की सोसाइटी के डीएनए को ठीक से समझ नहीं पाए। भारत की जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो पश्चिमी देशों के समाज से बहुत अलग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ की जो मुद्दे हैं, जब तक पश्चिमी देशों के नेता यहाँ के मुद्दों को नहीं समझेंगे, तब तक वो भारत के बारे में सही राय कभी नहीं बना पाएंगे। और आज भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश हो रही है, तो इसे भी एक तरह का सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, बल्कि ये जो कदम है, ये भारत को एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने की ओर कदम है, जिसमें हिंदुओं को भी बराबर अधिकार होंगे और मुसलमानों को भी बराबर के अधिकार मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में एक नई तरह की गारंटी दी, और यह गारंटी फ्री बिजली, फ्री पानी, बेरोजगारी भत्ता या लोन माफी की गारंटी नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी की यह गारंटी है घोटालेबाज नेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की। और आज उन्होंने, ऐसा लगता है कि जब वो आए होंगे अमेरिका से वापस, तो आते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा कि यहां क्या चल रहा है, और उन्होंने पूरी ब्रीफिंग ली होगी। तो उन्हें एक बात तो वो अमेरिका से खुद ही लेकर आए होंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया अमेरिका में जो सवाल वॉशिंगटन में उनसे पूछा गया, वॉशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में, वो मुसलमानों के बारे में था। आते ही उन्होंने उस सवाल को एड्रेस किया जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरी बात जो उन्हें पता चली होगी वो ये कि विपक्ष के नेता एक साथ बैठक कर रहे हैं, पटना में मिले हैं, और तमाम विपक्ष के नेता अब मोदी को हराने के लिए एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ एकजुट होकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया है, और आज ऐसा लग रहा था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को यह बात नहीं सुना रहे, बल्कि विपक्ष के नेताओं को यह बात सुना सुनाकर वो भाषण दे रहे हैं। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी।
ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। तो गारंटी का मतलब होता है एक पक्का वादा या एक लिखित वादा, जो किसी भी काम को पूरा करने का एक पक्का वादा किया जाता है और जो वादा टूट नहीं सकता। इसीलिए आपने कहा होगा, देखा भी होगा, अक्सर हमारे देश में भी लोग कहते हैं जब बहुत विश्वास के साथ किसी का भरोसा जीतना होता है तो हम कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि यह बात होकर ही रहेगी। तो गारंटी का मतलब होता है एकदम पक्का वादा। भारत में अब तक वादों वाली राजनीति होती रही है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले हर पार्टी वादा करती है और वादे तोड़ते भी है, और हमने तो अक्सर सुना ही है कि वादे होते ही हैं टूट जाने के लिए। और बहुत बार जब हमारे देश के नेता या हमारे समाज में भी लोग अपने वादे को तोड़ देते हैं तो कोई ज्यादा बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि हमने ये बात बार बार सुनी है कि वादे तो टूटने के लिए ही होते हैं। और इसीलिए इससे पहले पार्टियां भी चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किया करती थी और फिर उन्हें तोड़ देती थी। लेकिन जब चुनावी वादों वाला ये शब्द काफी घिस पिट गया और लोगों का वादों से विश्वास उठ गया, आपका भी अब वादों से विश्वास उठ गया होगा, चाहे वो नेता करता हो या कोई और आदमी आपके सामने ये कहता हो कि मैं वादा करता हूं, अब कोई विश्वास नहीं करता। नेताओं को भी ये बात समझ में आ गई कि अब भारत के जो वोटर्स हैं वो वादे पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया। अब इस वादे को गारंटी कहा जाने लगा। अब लोग ये नहीं कहते नेता कि हम वादा करते हैं, अब कहते हैं हम गारंटी देते हैं। भारत की राजनीति में इसका सबसे पहले इस्तेमाल दक्षिण भारत के राज्यों में शुरू हुआ और राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने लोगों को चुनाव में अलग अलग मुद्दों पर गारंटी देने की राजनीति शुरू की। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम फ्री बिजली की गारंटी देते हैं, हम बसों के किराए मुफ्त करने की गारंटी देते हैं। तो अब ये पार्टियां गारंटी देने लगी हैं और होते वो वही वादे हैं, लेकिन अब नए पैकेट में, नए पैकेजिंग में आ रहे हैं। गारंटी में और पक्के वादों में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर कोई फर्क है तो वो है स्ट्रैटेजी का, यानी रणनीति का। और ये स्ट्रैटेजी पहले ग्राहकों के लिए देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनाती थी। गारंटी अक्सर प्रोडक्ट्स को लेकर दी जाती है। आपने भी देखा होगा, आज से कुछ वर्ष पहले या दशकों पहले कंपनियां ये कहती थीं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सालों साल चलेगा, और अगर हम आपको 1 साल की गारंटी दे रहे हैं, 2 साल, 5 साल की गारंटी दे रहे हैं, उससे पहले अगर ये सामान खराब हो जाए तो हम इसको बदल देंगे। आपको याद होगा, पहले हम जब कोई जूता खरीदा करते थे, कोई फर्नीचर खरीदते थे, कोई टीवी खरीदते थे, तो उसके साथ गारंटी आती थी और कंपनी कहती थी कि अगर ये इसकी 1 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी है, और हम ये सोच कर लेते थे कि अगर खराब हो जाएगा तो हम इतने साल में से वापस कर देंगे क्योंकि कंपनी ने गारंटी दी है। लेकिन अब गारंटी प्राइवेट कंपनियों ने बंद कर दी है। अब राजनीति में भी मुद्दों को प्रोडक्ट बना दिया गया है और चुनावी वादों को अब गारंटी के पैकेजिंग में लपेट कर, पैक करके लोगों के सामने पेश किया जाता है, जबकि गारंटी वही पक्का वादा है जिसे पहले पार्टियां चुनावी वादा या फिर घोषणा पत्र कहा करती थी। तो
और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आजकल तो वो भी गारंटी नहीं देती हैं, अब वो वारंटी देती हैं। तो वारंटी और गारंटी में फर्क है। वारंटी का मतलब ये होता है जो बहुत सारी शर्तों के साथ आती है, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है, और वो बताती है कि वारंटी इन स्पेयर पार्ट्स पर ही आपको मिलेगी, पूरे प्रोडक्ट पर नहीं है। तो असल में भारत की जो राजनीति है वो भी अब असल में तो वारंटी के दौर से आ रही है, लेकिन नेता बताते नहीं लोगों को कि हम आपको गारंटी कहकर असल में एक वारंटी दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस हैं कि ये पूरी होगी या नहीं होगी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर भी बहुत आक्रामक बयान दिया और कहा कि एक परिवार वाली विपक्षी पार्टियां असल में अपने बेटों और बेटियों के लिए वोट मांग रही हैं, और अगर आपको उन नेताओं को मदद करना है, उन नेताओं के बच्चों को मदद करनी है, तब आप इन पार्टियों को वोट दीजिए। बड़ा दिलचस्प आज उन्होंने बयान दिया है, आप सुनिए। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। आज अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण ने आज लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है अगले साल, उसकी टोन सेट कर दी है, और उन्होंने आज देश के लोगों को काफी कुछ स्पष्ट कर दिया है कि वो अगले कुछ महीनों में क्या करने वाले हैं। पहली बात जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है वो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और ये चर्चा तो हो ही रही थी। प्रधानमंत्री के आज के बयान के बाद अब ऐसा लगता है कि इन चुनावों से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आ जाएगा। दूसरी बात, मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, हम संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। और ये जो मुसलमानों वाला जो पूरा विवाद शुरू हुआ है व्हाइट हाउस से, उन्होंने आते ही इस विवाद पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और मुसलमानों से सीधे संवाद करना शुरू कर दिया है, जो कि आज उन्होंने कहा। तीसरा जो आज उन्होंने हिंट दिया है वो ये है कि वो भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं, और विपक्ष के बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं वो आने वाले समय में भ्रष्टाचार के आरोपों से बच नहीं पाएंगे। आज उन्होंने जो कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कानूनी कार्रवाई की गारंटी मैं देता हूं, गारंटी का मतलब हमने आपको बताया वो वादा जो तोड़ा नहीं जा सकता, और मोदी इस वादे को तोड़ेंगे भी नहीं। इसका मतलब यह है कि वो तमाम बड़े बड़े विपक्षी नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप या मामले चल रहे हैं उन पर चुनावों से पहले पहले कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ये आज जो मैं आपसे बात कह रहा हूं इसे आप कुछ महीनों के बाद और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में इस बात का पूरा इशारा कर दिया है। अब हमारे देश में यह बहुत चर्चा चलती है कि मुसलमानों के जो अधिकार हैं वो खतरे में हैं,
आपको याद होगा व्हाइट हाउस में भी प्रधानमंत्री मोदी से यही सवाल पूछा गया कि मुसलमानों के अधिकार भारत में खतरे में हैं, तो उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अब शायद इस बात को भूल चुके होंगे कि आज से 15 साल पहले वर्ष 2008 में भारत के अलग अलग शहरों में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिनमें 211 लोग मारे गए थे। थोड़ा सा याद करके देखिए, फ्लैशबैक में आपको लेकर जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 2008 की तस्वीरें हैं। हमारे देश के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, भूल भी गए होंगे, इसलिए तस्वीरें आज निकाली हैं। 2008 में ये सीरियल बम धमाके हुए थे। उस जमाने में भारत में आतंकवादी हमले रोजमर्रा की बातें हो गई थी। इस तरह के जो बम धमाके थे रोजमर्रा की बातें हो गई थी। अब आप शायद भूल चुके होंगे, उस समय 25 जुलाई 2008 को बेंगलुरु में भी 9 अलग अलग स्थानों पर सीरियल बम धमाके हुए, जिनमें एक महिला की मौत हुई थी और 20 लोग घायल हुए थे। उस समय इन बम ब्लास्ट के लिए अब्दुल नासिर मदनी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। यह एक मौलवी होने के साथ साथ केरल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष था। यही वो आदमी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन आज जब यह आरोपी जमानत के बाद अपने गृह राज्य केरल पहुंचा, तो इस व्यक्ति का जबरदस्त स्वागत हुआ। अब जो व्यक्ति बम धमाके कर सकता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे तो आतंकवादी ही कहेंगे। लेकिन इस आतंकवादी का केरल पहुंचने पर कैसे स्वागत हुआ यह आप देखिए। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि यह आरोपी भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ केरल पहुंचा है, जहां आसपास पूरी पुलिस की सुरक्षा है इसके पास। और ऐसा आरोप है कि इसकी सुरक्षा पर कर्नाटक सरकार भी अपनी तरफ से लाखों रुपया खर्च कर रही है ताकि यह आतंकवादी सुरक्षित रहे और यह सेफ रहे, इसकी जान को कोई खतरा ना हो। अदालत से जब इस आरोपी को जमानत मिली थी, तब उस समय यह शर्त रखी गई कि अब्दुल नासिर मदनी तब तक कर्नाटक से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि बम धमाकों के इस मामले में ट्रायल पूरा नहीं हो जाता। लेकिन 17 अप्रैल को यह आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अपील में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपने गृह राज्य केरल जाने की इजाजत दे दी। हालांकि उस समय कर्नाटक में चुनाव चल रहे थे और तब सरकार बीजेपी की ही थी, बीजेपी का शासन था। इसलिए बीजेपी ने यह शर्त रखी कि अगर यह आरोपी केरल जाना चाहता है तो इसे अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना होगा। और यह खर्च था लगभग 51 लाख रुपए। यानी बीजेपी की जो सरकार थी कर्नाटक में, उसने कहा कि इसकी सुरक्षा तो हम मुहैया करा देंगे, लेकिन पैसा इसी से वसूल करेंगे। तब अब्दुल नासिर मदनी ने यह पैसा देने से इनकार कर दिया और कहा मैं पैसा नहीं दूंगा। इसकी बजाय सरकार से कहा कि आप इस पैसे में कुछ राहत मुझे दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। और इस सब के बीच कर्नाटक में सरकार बदल गई, बीजेपी हार गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। कायदे से कांग्रेस की सरकार को भी इस आरोपी के साथ सख्ती दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने इस आरोपी के लिए शर्तों में बहुत सारी ढील दे दी। अब सोचिए यह कितना बड़ा अन्याय है कि एक तो 15 साल पुराने बम धमाके के मामले में हमारे देश की अदालतें अब तक कोई फैसला नहीं सुना पाई। सोचिए 15 साल हो चुके हैं, अब तक फैसला नहीं आया। तो आप देखिए हमारे देश का जो न्याय प्रणाली है वो कैसी है। 15 साल में अगर न्याय नहीं हो रहा तो कब होगा और उसका फायदा क्या होगा। और जो आरोपी बम धमाके का मास्टरमाइंड है, उसका भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इस तरह से स्वागत किया जाता है इसी देश में। वर्ष 2008 में जब बेंगलुरु में ये सीरियल बम धमाके हुए, जो कि इस आदमी ने कराए ऐसा आरोप है, तब इसमें इन बम धमाकों में लक्ष्मी नाम की एक महिला की मौत हुई, जो अपने पति के साथ एक बस स्टॉप पर उस समय खड़ी हुई थी। सोचिए आज लक्ष्मी की आत्मा कितनी दुखी होगी जब उसने ये देखा होगा कि जिस आदमी ने उसकी हत्या करवाई, उसका हमारे ही देश में कैसे स्वागत हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, भारत में मुसलमानों के अधिकार खतरे में हैं। और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाता है कि आप मुसलमानों के अधिकारों के बारे में क्या कर रहे हैं। तो ये किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं देख लीजिए आप। पिछले हफ्ते अमेरिका में एक मुस्लिम महिला पत्रकार, जो मैंने अभी आपको कहा, सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी से व्हाइट हाउस में यही सवाल पूछा था कि मोदी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार है। और तब इस सवाल की हमारे देश में बड़ी चर्चा हुई थी। सच्चाई यह है कि भारत में मुसलमानों को मुस्लिम देशों के लोगों से भी कहीं ज्यादा अधिकार और आजादी हासिल है।
और अब्दुल नासिर मदनी का ये स्वागत भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए आज हम चाहेंगे कि व्हाइट हाउस में जो बैठे हुए लोग हैं और अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी प्रेस के जो लोग हैं, उन्हें आज मदनी का किस तरह केरल में स्वागत हुआ है, कैसे उसे सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा में वहां ले जाया गया है, वो तस्वीरें आज अमेरिका की मीडिया को और व्हाइट हाउस के लोगों को जरूर देखनी चाहिए। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने आज वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैचों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो वर्ल्ड कप इस साल भारत में होगा। और दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ल्ड कप की शुरुआत भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होगी और इसका फाइनल मैच भी यानी वर्ल्ड कप फाइनल भी अहमदाबाद के इसी मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप के दौरान भारत में कुल 48 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 5 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे और इनमें भी 15 अक्टूबर को होने वाला भारत और पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा मैच होगा, क्योंकि उस दिन करोड़ों लोग इसे देखेंगे। अब हमारे देश के बहुत सारे लोग ये दुआ कर रहे हैं, तमाम भारत के जो फैंस हैं, कि भारत की टीम भले ही 11 अक्टूबर को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच हार जाए। भाई, दिल्ली में अफगानिस्तान से भले ही हार जाना, लेकिन 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को हर हाल में पाकिस्तान को हराना ही होगा। अब अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलते हुए भारत की टीम पाकिस्तान से हार गई तो ये फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी बात। इसलिए अब सारे भारत के जो करोड़ों जो फैंस हैं, भारतीय टीम के सपोर्टर्स हैं, अब वो इस मैच का इंतजार कर रहे हैं 15 अक्टूबर। और सोचिए, वो भी संडे का दिन है। संडे के दिन भारत और पाकिस्तान का मैच, और वो भी कहां? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पाकिस्तान शुरुआत से ही ना तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलने के लिए तैयार था, और उसने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैचों का भी वेन्यू बदलने की मांग की थी। और इसके पीछे उसने बेंगलुरु और चेन्नई के स्टेडियम की पिच को एक बड़ी वजह बताया। और पाकिस्तान मुंबई में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए भी तैयार नहीं है, और इसके पीछे उसने कहा सुरक्षा कारण और राजनीति को वो प्रमुख वजह बता रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में खेलने से मना करने के पीछे पाकिस्तान के पास शायद एक ही वजह है, और वो है इस स्टेडियम का नाम। ये वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने से न जाने क्यों कतरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, और यह वही स्टेडियम है जहां वर्ष 1987 में टेस्ट मैच और फिर वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे मैच भी खेला गया था, और तब पाकिस्तान इस मैच में जीत भी गया था, और उसे स्टेडियम में खेलने में तब कोई परेशानी नहीं थी, जबकि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान मोदी का विरोध करने के लिए शायद इस स्टेडियम में खेलने से ही अब कतरा रहा है, और अब भी उसने स्पष्ट नहीं किया है कि वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएगा भी या नहीं आएगा। नोट करने वाली बात यह है कि इस वर्ल्ड कप के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के जिन क्रिकेट स्टेडियम्स में ये मैच होंगे, उनमें से लगभग सभी स्टेडियम्स के नाम या तो नेताओं के नाम पर है, या फिर पूर्व क्रिकेटर्स और उद्योगपतियों के नाम पर है, या एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पर है। लेकिन सबको तकलीफ सिर्फ एक स्टेडियम से है, और वो है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्योंकि इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है। क्या आपको पता है कि हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम का नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, और यहां 6 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा। लेकिन इस स्टेडियम की कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं बल्कि राजीव गांधी स्टेडियम है। तो अब इंतजार है 15 अक्टूबर का, और पाकिस्तान भले ही कतरा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने से, लेकिन यह मैच बहुत ही दिलचस्प होगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट करना होगा कि उसे गुजरात पसंद नहीं है, या उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पसंद नहीं है, या फिर इस स्टेडियम का नाम उसे पसंद नहीं है। लेकिन यह बड़ी दिलचस्प बात होगी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच वर्ल्ड कप का मैच होगा 15 अक्टूबर को, और पूरी दुनिया इसे देखेगी। और मुझे लगता है कि यह व्यूअरशिप का भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ये मैच बनाएगा, और यह आसानी से इस साल का सबसे बड़ा मैच साबित हो जाएगा। अब बस भारत के जो लोग हैं वो इसी बात की दुआ कर रहे हैं कि उस दिन भारत की टीम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसी तरह पाकिस्तान को हरा दे, जीत जाए, कहीं हार ना जाए। अगर हार गई तो अब आप सोचिए, अंदाजा कीजिए, कल्पना कीजिए कि उस दिन क्या होगा। विश्लेषण रशिया के बारे में है, जहां प्राइवेट आर्मी की बगावत ने दुनिया के तमाम परमाणु संपन्न देशों के लिए एक नई चिंता पैदा कर दी है, और वो चिंता है इन देशों के परमाणु हथियारों की सुरक्षा कहीं इन प्राइवेट आर्मीज के से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी। अभी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटनाक्रम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने 4 बड़ी बातें कही है। पहली बात, वागनर ग्रुप की बगावत के पीछे यूक्रेन और पश्चिमी देश थे, जो चाहते थे कि रशिया के लोग आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को खत्म कर दें। दूसरा, पुतिन ने वागनर ग्रुप के लड़ाकों को सच्चा देशभक्त भी बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इन लड़ाकों को रशिया के खिलाफ गुमराह किया गया था। तीसरा, राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्राइवेट आर्मी के चीफ प्रिगोजिन और बाकी के फाइटर्स के खिलाफ कानूनी मुकदमे लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं, लेकिन यह भी कहा कि इस प्राइवेट आर्मी ने जो कुछ किया वो एक तरह का आतंकवाद था, और पुतिन ने इस प्राइवेट आर्मी के फाइटर्स को अब रशिया की सेना में शामिल होने का भी एक ऑफर दिया है। और चौथा, पुतिन ने उस मामले की आलोचना की है, उस हमले की आलोचना की है जिसमें वागनर ग्रुप ने रशिया के एक फाइटर जेट को मार गिराया, और इसमें रशिया के पायलट और सैनिक भी मारे गए थे। तो राष्ट्रपति पुतिन ने यह कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके देश में उन्हीं के खिलाफ एक बगावत हो जाएगी, और आज जो उन्होंने कहा, इसके साथ ही उन्होंने अपने देश की जो सेना है, अपने देश के जो सैनिक हैं, उनका धन्यवाद किया है और कहा है कि वही सच्चे देशभक्त हैं, और उन्होंने इस बगावत को वहीं पर कुचल दिया। इसलिए बहुत तारीफ की है अपने सैनिकों की और अपनी सेना की। राष्ट्रपति पुतिन के इस भाषण का सार यह है कि रशिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन यह खतरा अब किसी तरह टल गया है। अभी का मतलब यह भी नहीं है कि यह खतरा हमेशा के लिए टल गया है, लेकिन फिलहाल के लिए टल गया है। रशिया की प्राइवेट आर्मी के चीफ प्रिगोजिन ने अपने एक नए बयान में कहा है कि मॉस्को के खिलाफ उनका मार्च एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए ये मार्च कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रिगोजिन को अपने खिलाफ षड्यंत्र का शक था, इसलिए उनकी प्राइवेट आर्मी मॉस्को की तरफ कूच कर रही थी। और लेकिन अब क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इसलिए उन्होंने ये साफ किया है ताकि राष्ट्रपति पुतिन की जो छवि है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, वो कमजोर ना हो, और राष्ट्रपति पुतिन कमजोर दिखाई ना दें पूरी दुनिया को। इसलिए उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये राष्ट्रपति के खिलाफ या वहां के सरकार के खिलाफ ये बगावत नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रिगोजिन के बीच समझौता ना करवाते तो शायद रशिया में काफी खून खराबा हो सकता था। और असल में एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। क्यों है, अब आपको बताते हैं। अब देखिए, ये वो मुद्दा है जिसके बारे में अभी दुनिया बात नहीं कर रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, अब बड़ी स्क्रीन पर आपको बताते हैं। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। रशिया के पास इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा 5,889 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1,674 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया ने अलग अलग जगहों पर तैनात भी किए हुए हैं। देखिए, और हम आपको यहां यह भी बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। सबसे ज्यादा रशिया के पास हैं 5,889, उत्तर कोरिया के पास 30 हैं, चीन के पास 410 हैं, भारत के पास 164 हैं, पाकिस्तान 170, इजराइल 90, ब्रिटेन 225। रशिया के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, देखिए, अमेरिका के पास 5,244। अब ये जो लगभग 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इनमें से 812 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स जमीन की सतह पर और 576 न्यूक्लियर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स और वॉरहेड्स समुद्र में रशिया ने तैनात किए हुए हैं। ये इस नक्शे पर देखिए, ये रशिया का नक्शा है, और रशिया ने इन जगहों पर अपने परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं, यानी ये डिप्लॉयमेंट है। कल्पना कीजिए, इन 1,500 में से अगर 5 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी रशिया की इस प्राइवेट आर्मी के हाथ लग गए होते तो ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा होता। अब सोचिए कि वो जो प्राइवेट आर्मी, वागनर नाम की जो आर्मी चल रही थी, जो बगावत कर रही थी, इसमें से किसी भी जगह पर अगर इनमें से कोई भी लोकेशन, कोई भी शहर
किसी भी जगह को अपने कब्जे में ले ले और किसी तरीके से इन न्यूक्लियर हथियारों को अपने कब्जे में ले ले तो वो क्या क्या कर सकती थी। इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपने नियंत्रण में लेकर ये प्राइवेट आर्मी किसी भी देश को अपने गन पॉइंट पर रख सकती थी और ऐसा करना इस भाड़ी की सेना के लिए ज्यादा मुश्किल काम बिल्कुल नहीं होता। और सिर्फ 24 घंटे में इस प्राइवेट आर्मी के फाइटर्स ने रशिया के रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया था और यह वही शहर है जहां से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर रशिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात किए हुए हैं। इसलिए कल्पना कीजिए अगर ये परमाणु हथियार इस प्राइवेट आर्मी के हाथ लग गए होते तो क्या होगा। अब यहां बात सिर्फ रशिया की नहीं है। पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा 170 परमाणु हथियार है और पाकिस्तान में इस समय सेना और सरकार की स्थिति बहुत कमजोर है। इसलिए अगर भविष्य में पाकिस्तान में भी कोई आतंकवादी संगठन या बहुत सारे संगठनों ने मिलकर रशिया की प्राइवेट आर्मी की तरह विद्रोह कर दिया और पाकिस्तान के परमाणु हथियार अपने नियंत्रण में ले लिए तो क्या होगा। यह भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। आज तक दुनिया में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है जब अमेरिका ने वर्ष 1945 में जापान पर परमाणु हमला किया था। उसके बाद से आज तक किसी भी देश ने कभी भी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये सारे देश जानते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल इन देशों के खुद के हित में भी नहीं होगा और ये देश इंसानों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि वहां पर सरकारें हैं, वहां पर जो सेनाएं हैं वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती हैं और उनके कुछ कर्तव्य हैं, वो एक प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। लेकिन प्राइवेट आर्मी इंसानों को नहीं पहचानती, प्राइवेट आर्मी किसी संविधान के हिसाब से नहीं चलती, प्राइवेट आर्मी देशभक्ति के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करती है। और अगर पैसा और पावर इन्हें मिल जाए तो इन प्राइवेट आर्मीज को परमाणु हथियार हासिल करने में और फिर उसके बाद इस्तेमाल करने में जरा भी समय नहीं लगेगा और इससे पूरी दुनिया बहुत बड़े खतरे में आ सकती है। तो ये बगावत तो हुआ वहां पर, लेकिन बगावत को कुचल भी दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे जो नए खतरे पैदा हुए हैं उसकी तरफ पूरे विश्व को ध्यान जरूर देना चाहिए। हम आपको यह बताएंगे कि मशहूर क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के मुंबई में एक नाइट क्लब में हुए विवाद में पुलिस ने आज ये माना है कि एक महिला द्वारा उन पर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप झूठे निकले हैं। आपको याद होगा यह घटना 15 फरवरी को हुई थी जब मुंबई के एक नाइट क्लब में सपना गिल नाम की एक लड़की ने पृथ्वी शॉ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इसके बाद इस लड़की के कुछ दोस्तों का बीच सड़क पर पृथ्वी शॉ के साथ झगड़ा भी हुआ था। पृथ्वी शॉ की स्टोरी अलग थी और लड़की की स्टोरी अलग थी। उस समय इस लड़की को पुलिस ने पृथ्वी शॉ के दोस्त की शिकायत पर गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में इस लड़की ने भी पृथ्वी शॉ के खिलाफ छेड़छाड़ और मॉलेस्टेशन की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि यह शिकायत गलत थी और इसके कोई सबूत उसे नहीं मिले हैं। लेकिन इस लड़की ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। यह खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि यह पृथ्वी शॉ एक क्रिकेटर से जुड़ी हुई है। यह खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आजकल ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसमें महिलाएं किसी भी तरह के विवाद में मॉलेस्टेशन के झूठे आरोप लगा देती है। हमारे देश में अक्सर कड़े कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन साथ ही अगले ही दिन से उनका दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। अगस्त 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के झूठे मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि बहुत से रेप के झूठे मामले सिर्फ आरोपियों को परेशान करने और उन्हें शिकायतकर्ता की मांगों के सामने झुकने के लिए दर्ज करा दिए जाते हैं और ऐसी घटनाओं में खतरनाक तरीके से अब वृद्धि हो रही है। वर्ष 2014 में दिल्ली महिला आयोग की एक रिपोर्ट में यह पता चला था कि दिल्ली में अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 के बीच दर्ज किए गए रेप के मामलों में 53.2% केस झूठे थे। इसी तरह वर्ष 1983 में शादीशुदा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए जो कानून लाया गया था उसमें आईपीसी की धारा 498A के तहत आरोपी को 3 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे मामलों में आरोपी को बिना किसी जांच और सबूत के तुरंत गिरफ्तार करने का प्रावधान है और ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहुत से पुरुषों पर लगाए गए इस तरह के अधिकांश आरोप बाद में झूठे पाए गए हैं। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 498A के तहत जितने भी केस दर्ज किए गए
उनमें कन्विक्शन रेट या सिर्फ 20% है। यानी अगर 100 लोगों पर यह केस दर्ज किए गए तो उनमें से सिर्फ 20 लोग दोषी पाए गए। अब आप सोचिए, जिन निर्दोष लोगों के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने इस कानून का दुरुपयोग करके ये केस दर्ज कराए गए होंगे, उनके साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई। इस कानून का किस तरह दुरुपयोग हुआ, इसे आप इस बात से भी समझिए कि वर्ष 2005 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने 498A के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद कहा था, क्योंकि इसके दुरुपयोग के कारण हजारों परिवार बर्बाद हुए और बहुत से पुरुषों ने आत्महत्या कर ली थी। महिला सुरक्षा को लेकर बने कानूनों के दुरुपयोग को लेकर एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में 66% लोगों ने माना कि इन कानूनों का अक्सर दुरुपयोग होता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि किसी भी कानून के दुरुपयोग को आखिर कैसे रोका जाए। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे देश की संसद और सरकारें कानून तो बना देती हैं, फिर ये कानून अदालतों तक पहुंच जाते हैं, पुलिस स्टेशंस में इन कानूनों पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाती हैं, अदालतों में इन कानूनों के आधार पर मुकदमे चलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन कानूनों को ठीक से लागू कराना कई बार संभव ही नहीं हो पाता और इससे उन लोगों को फायदा नहीं मिलता जिनके लिए ये कानून असल में बनाए गए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जब इन कानूनों का दुरुपयोग अगले ही दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे देश की सरकारों को अब कोई भी नया कानून बनाने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जा सके और इनका दुरुपयोग न हो। अब आप सोचिए, पृथ्वी शॉ के मामले में भी क्या हुआ। पृथ्वी शॉ एक सेलिब्रिटी है, पूरा देश उन्हें जानता है और एक नाइट क्लब में उनके साथ एक विवाद होता है, मारपीट हो जाती है किसी भी मुद्दे पर, लेकिन क्योंकि उस मारपीट में, उस विवाद में एक महिला जो है वो इन्वॉल्व है और उस महिला के लिए बहुत आसान सी बात है कि वो तुरंत मॉलेस्टेशन का आरोप, छेड़छाड़ का आरोप पृथ्वी शॉ पर लगा दे और फिर पुलिस को भी इस पर शिकायत या एफआईआर तो दर्ज करनी ही पड़ेगी और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहेगा। आज हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कानून गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो कड़े होने चाहिए, जरूर होने चाहिए और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कई बार इन कानूनों का दुरुपयोग होता है और लोग बिना सोचे समझे सिर्फ एक विवाद में अपनी जीत हासिल करने के लिए इस तरह के आरोप लगा देते हैं जो वो झूठे निकलते हैं बाद में, जो पृथ्वी शॉ के साथ हुआ। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अब स्कूलों में दिवाली की छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क के मेयर ने इसकी घोषणा की है और न्यूयॉर्क में दिवाली के दिन स्कूलों में अवकाश होने का मतलब है कि अमेरिका में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। वर्ष 2009 में पहली बार राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली मनाने की शुरुआत की थी। अब आप सोचिए, तब भारत में उनकी बड़ी तारीफ हुई थी और तब यह भी बात पता चली थी कि वो बजरंग बली के भी भक्त हैं, तब भारत में उनकी बड़ी तारीफ होती थी। अब बात अलग है, वक्त बदल चुका है, आजकल भारत में उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन दिवाली मनानी भी उन्होंने ही शुरू की थी और तब से हर साल व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है। और अब न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी होना भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़ा सेकुलर देश अपने को कहता है, उसे इतने साल लग गए दिवाली और ईद जैसे त्योहारों पर छुट्टी की स्वीकृति देने में, और वो भी कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं, बल्कि ये छुट्टी सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दी गई है। तो एक तो आपको ये बता दें कि सिर्फ दिवाली ही नहीं, वहां स्कूलों में ईद की भी छुट्टी होती है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे जो काम अमेरिका अब कर रहा है, भारत में हर धर्म के प्रमुख त्योहार पर हमेशा से ही सार्वजनिक अवकाश होता रहा है। हमारे यहां दिवाली पर भी छुट्टी होती है, हमारे यहां क्रिसमस पर भी छुट्टी होती है, हमारे यहां महावीर जयंती पर भी छुट्टी होती है, हमारे यहां गुरु नानक जयंती पर भी छुट्टी होती है। अब आप सोचिए, और आज से नहीं, शुरुआत से दशकों से हमारे यहां हर धर्म के त्योहार पर सार्वजनिक छुट्टी है, सार्वजनिक अवकाश है, राष्ट्रीय अवकाश है, जो अमेरिका आज भी नहीं कर पाया। और फिर भी अमेरिका हमारे देश को धर्मनिरपेक्षता पर लेक्चर देता है।